नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अर्थचक्र 360 के कार्यक्रम में। आत्मनिर्भर भारत में कृषि को लेकर जो उपाय सुझाए गए हैं उस पर हम बात करेंगे। उन उपायों की अर्थवत्ता क्या है, उन उपायों की सार्थकता क्या है। एक बात तो हमें बहुत पहले समझ लेनी चाहिए, और हम जो प्रशासनिक सेवाओं के तैयारियों के लिए छात्र छात्राएं बैठे हैं उनको, कि भारत में जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं वो कृषि से जुड़े हों, उद्योग से जुड़े हों, वे बहुत सुचिंतित वेल प्लान सुधार नहीं थे, बल्कि एक आपदा, एक संकट हमारे ऊपर आ गया और उसके संकट में भारतीय नीति निर्धारकों ने जो कुछ किया वो बाद में भले एक कामयाबी की कथा के तौर पर रेखांकित किया जाता रहा हो, लेकिन हमको प्रशासनिक तौर पर ये बात माननी चाहिए कि समस्याओं, संकटों के पूर्वाभास के बाद कोई सुचिंतित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने का, नीति बनाने का बहुत गौरवपूर्ण रिकॉर्ड भारतीय नीति निर्धारण में आमतौर पर नहीं है। अपना इतिहास हमको पता हो तो विश्लेषण करने में आसानी होती है। हरित क्रांति बहुत कामयाब रही, इसकी चर्चा हम लोग कई अखबारों, कई मैगजीन्स, कई किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन सुनिश्चित ये हमें करना चाहिए कि खाद्य संकट था। एक वक्त जब अमेरिका से गेहूं लदकर आता था, भारतीय भूख का रिश्ता अमेरिकन गेहूं से था। उस स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए गए, प्लान किया गया, हरित क्रांति हुई। 1991 में सोना गिरवी रखा गया, आर्थिक संकट आया, विदेशी मुद्रा का संकट आया, कदम उठाने पड़े, जिसे बाद में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के पैकेज के तहत कहा गया, सुना गया। तो भारतीय स्थितियों में जब आग लग जाती है तब कुआं खोदने की वृत्ति है। वो कुआं इतना अच्छा खुद जाता है कि बाद में वो कामयाब कुआं मान लिया जाता है। खेती, कृषि की स्थिति सुधारनी है, ये बात महसूस कराने के लिए कोविड-19 जैसी महामारी की ज़रूरत नहीं थी। ये नीति निर्धारकों को, प्लानर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत पहले से सोचने की बात थी और सोचा जा भी रहा था। कृषकों की, खेतीहरों की आय कुछ एक सालों में दोगुनी हो जाएगी। दलवई कमेटी की रिपोर्ट का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये साल ट्रांसफ़र करने की बात कोविड-19 महामारी से पहले ही कर दी गई थी। तो ये सरकार निश्चय ही खेतीहर क्षेत्र की, कृषकों की समस्याओं की ओर चिंतित थी। ये बात तो बहुत साफ थी। मगर आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुछ खास बातें कही गई हैं। एक बात यह है कि एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा जिसमें स्थानीय मंडियों का एकाधिकार ध्वस्त होगा और किसानों को छूट रहेगी कि वे अपना उत्पाद, अपना माल जहां चाहे वहां बेच सकते हैं। अभी मोटे तौर पर कृषि उपज पर स्थानीय मंडियों का एकाधिकार है, यानी कि किसान उस क्षेत्र में अपनी मर्जी से किसी को नहीं बेच सकता, बल्कि उसे बेचने के लिए उन मंडियों के पास आना पड़ेगा। और जैसा कि अर्थशास्त्र का नियम है कि एकाधिकार अगर आपका है तो आप अपनी शर्तें तय कर सकते हैं, अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। तो इसी वजह से मंडियों में इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने देखा बड़ी बड़ी मंडियों के बड़े बड़े कारोबारियों, जिन्हें हम आड़तिया भी बोलते हैं, उनकी कारों और मकानों के साइज़ तो बढ़ते रहे, किसानों की कारों और मकानों के साइज़ नहीं बढ़े। यानी कि इस पूरी वैल्यू चेन में कमा कौन रहा है? उस पूरी वैल्यू चेन में वो कमा रहा है जो स्टॉक करके आखिरी में कस्टमर के पास ले जाने की क्षमता रखता है। और ये क्षमता निश्चय ही किसान के पास ना होके बड़े दुकानदारों के पास है। तो मंडियाँ फल फूल रही हैं, किसान नहीं फल फूल रहा है। अभी प्रस्ताव ये है कि मंडियों को हटाकर
किसान को छूट दी जाएगी, जहां चाहे वहां अपना माल बेच ले। लेकिन इससे ये समझ लेना कि मंडी हटाते ही खेती में रामराज आ जाएगा, तो तथ्यों को कुछ और समझने की ज़रूरत है। बहुत राज्य ऐसे हैं जहां मंडियों का कानूनी अस्तित्व नहीं है, यानी कानूनी तौर पे मंडियां हटा दी गई हैं, तो क्या वहाँ के किसान बहुत बेहतर स्थिति में हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि पहले औपचारिक मंडी थी, ऑर्गेनाइज्ड मंडी थी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मंडियाँ थी, मंडी हटा दी गई, किसान को माल बेचना है, किसान को फिर किसी अनौपचारिक मंडियों में जाना है। मूल बात मंडी होने या ना होने की है, मूल बात यह है कि बायर्स ज़्यादा हों, बड़े बायर्स हों और किसान उनके साथ मोल तोल या बार्गेनिंग कर सके। इसके लिए दो सिचुएशन ज़रूरी हैं। नंबर एक, किसान के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी हो, बार्गेन करने की हैसियत हो। नंबर दो, उसके सामने बायर्स बहुत ज़्यादा हों। बायर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े संगठनों को खरीदने की छूट दे दी जाए मंडी क्षेत्र से बाहर, और इस देश में ऐसे प्रयोग सफल हो चुके हैं। आईटीसी एक बड़ी कंपनी जिसके आशीर्वाद ब्रांड आटे के बारे में हम जानते हैं, सनफीस्ट बिस्किट्स के बारे में हम जानते हैं। अभी ये कंपनी किसानों से सीधे खरीदने की क्षेत्र में अब से नहीं, बहुत सालों से कार्यरत है और कामयाबी के साथ कार्यरत है। तो इस देश में अगर कोई चीज़ निजी क्षेत्र से हमको सीखनी हो तो शर्म नहीं होनी चाहिए। आईटीसी ने कैसे किया, कैसे संभव बनाया, ये सीखा जाना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे अगर किसानों से संबंध कायम कर सकें, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला संबंध कायम कर सकें, उसमें जो कुछ आवश्यक हो वो किया जाए, यानी एक तरफ बायर्स ज़्यादा हों, बायर्स की वैरायटी हो, दूसरा बेचने वाला भी क्षमतावान हो। 100 किलो आलू बेचने वाला क्या बार्गेन करेगा? लेकिन अगर 100 किलो आलू 100 छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे किसान इकट्ठे कर लें तो आलू बहुत 10,000 किलो हो सकते हैं, 1 लाख किलो आलू हो सकते हैं। आप बार्गेन करने की कैपेसिटी में आ जाते हैं। अमूल का प्रयोग हमने देखा है। 50 लीटर दूध बेचने वाली महिला क्या बार्गेन करेगी? लेकिन 200, 100, 50 लीटर दूध इकट्ठा होकर हज़ारों लाखों लीटर बन जाए, उसको चलाने वाला एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो अमूल बार्गेन कर सकता है। अमूल ने बार्गेन किया। एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट में इसका विशेष प्रावधान किया। प्रोफेसर वाई के अलग साहब ने इसका एक कंसेप्ट दिया था और इसके बारे में उम्मीद की गई थी, ये सोचा गया था कि खेती किसानी की गतिविधियां भी अगर हम कंपनी की तरह से ऑर्गेनाइज कर लें तो बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाएं, अमूल की तरह के बड़े संगठन बन जाएं। बड़ा संगठन ऑर्गेनाइज कर सकता है। कोऑपरेटिव एक फॉर्म था ऑर्गेनाइजेशन का, दुर्भाग्य से ये गुजरात में कामयाब हुआ, उत्तर भारत में कामयाब नहीं हुआ। इस बजट में और तमाम नीतिगत घोषणाओं में FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट सामने रखा गया है कि छोटे छोटे किसानों को ये एक साथ लेकर चले, एक साथ मिलकर अपनी उनकी स्ट्रेंथ बने, उनका एक बड़ा संगठन बने जो प्रोफेशनली बार्गेन कर सके। बार्गेन करने के बाद निश्चय ही एक उनकी मजबूत स्थिति होगी, उधर खरीदने वालों की वैरायटी हो, तो किसान को बेहतर फसल का मूल्य मिल जाए। इससे ज़्यादा किसान का भला कुछ नहीं हो सकता। किसान का भला तब है जब उसको उसके फसल की मूल्य मिल जाए। अभी स्थिति ये है कि किसान तो लगभग हर चीज़ को बाज़ार मूल्यों पर ख़रीदता है, लेकिन जैसे ही बाज़ार में उसके उपज के, उसके उत्पाद के दाम बढ़ जाते हैं वैसे ही अब आवश्यक वस्तु अधिनियम आ जाता है, तमाम तरह के कानून आ जाते हैं। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एक ये घोषणा भी की है कि आवश्यक वस्तु कानूनों से कई सारी कृषि उपजों को हटाया जाएगा। इसका मोटे तौर पर आशय ये है कि किसान अगर चाहे तो अपनी मर्जी से चीज़ों को रख सकता है, स्टॉक कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की हद से अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालों,
प्याज और आलू को निकाला जाएगा। यानी इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि किसान इसका स्टॉक करके मार्केट रेट यानी महंगी रेट पर भी चीज़ों को बेच सकता है। जैसे और क्षेत्रों में होता है, मांग बढ़ने पे कीमत बढ़ जाती है, वैसे यहाँ भी मांग बढ़ने पे कीमत बढ़ जाएगी। विपन्न और गरीब तबके के लिए न्यूनतम खाद्य सुरक्षा की गारंटी करना ये काम सरकार का है और सरकार करती रहेगी और माध्यमों से, लेकिन उसके चलते किसानों को उनका उचित मूल्य ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो बड़े कदम। एक कदम ये उठाया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम से तमाम कृषि उपज की महत्वपूर्ण चीज़ें वापस ले ली जाएंगी, हटा दी जाएंगी। और दूसरा, एक मंडी का एकाधिकार ख़त्म किया जाएगा। बहुत शानदार, बहुत महत्वपूर्ण कदम दिखाई देते हैं हमको कागज़ पे, अभी देखना होगा ज़मीन पर कैसे उतरते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत में अगर खेती की स्थिति इन कदमों से बेहतर हो तो निश्चय ही हम कह सकते हैं कि जीडीपी में जो इसका रोल करीब 15% है, थोड़ा इससे और बेहतर होगा। और जब खेती सुधरती है, सिर्फ खेती नहीं सुधरती, इकॉनमी सुधरती है, वहाँ से बड़ी मांग आती है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी और एक नए विषय पर एक नया संवाद के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और साथ में मैं इंगित करना चाहूँगा कि आर्थिक विषयों पे निबंध लेखन बहुत महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पे उभरा है तमाम प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं के लिए। और प्रामाणिक जानकारी, प्रामाणिक डेटा, प्रामाणिक वैचारिकी इसके बारे में स्थापित करना, ये हमारा कर्तव्य है और हम इस काम को करते रहेंगे। इसके लिए आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। अर्थचक्र चैनल में आप और हमारे बारे में जानना चाहें तो अबाउट का जो कॉलम है वहाँ जाके देख सकते हैं। आर्थिक निबंध लेखन पर अगर आप वर्कशॉप या लेक्चर चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी वहाँ दिया हुआ है, मेरा ईमेल आईडी के साथ मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। मैं आपसे और ज़्यादा संवाद करने की प्रतीक्षा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।